Hello and Namaste aspirants. Welcome to Center for Ambition. I am Palak Sharma, your faculty and mentor at Center for Ambition. आज फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ सेंटर फॉर एम्बिशन की तरफ से एक न्यू वीडियो में, एक न्यू इनिशिएटिव में, जो प्रीलिम्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जनवरी का महीना आधा खत्म हो चुका है, एग्जाम हमारे सर पर ही है। इस पूरी तैयारी में आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल एलिमेंट जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ताकि आप जान सकें कि असल में एग्जाम हॉल में जाकर मुझे किस तरह के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ सकता है। एग्जैक्टली तो आप में से और हम में से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बट एटलीस्ट एक सही डायरेक्शन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें दिखाते हैं। मैं यहाँ तक भी कहूँगी कि किसी भी मॉक टेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक बार एटलीस्ट सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने हाथ से निकाले हों। यहाँ हाथ से निकालने का मतलब है ना सिर्फ आपने उनके जवाब देखे और सही करे, बल्कि साथ ही आपने देखा कि आप कहाँ स्ट्रांग हैं, आप कहाँ वीक हैं, आपको किस तरह के टॉपिक पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, जो ऑप्शंस गलत आए हैं वो गलत क्यों थे, राइट। तो उस पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करना वो आपकी ड्यूटी बन जाती है इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। तो आपको इसी प्रोसेस में हेल्प करने के लिए वी हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव, जहां पर हम 2015 से लेकर 2025 के बीच तक आए सभी प्रीलिम्स क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करेंगे, ताकि हमारे एक रिविजन बहुत अच्छा हो सके वाइल अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के 2015 से 25 के बीच तक के क्वेश्चन से, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दिस इज द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, क्या कहता है ये? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, एटसेट्रा, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आपका ग्रोथ, जीडीपी इकोनॉमिकली कैसे डेवलप होगी, मे बी वेरियस सेक्टर्स इन इट, राइट, वो सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट कम्स सोशल डेवलपमेंट। आप जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मनी टर्म्स में या नंबर टर्म्स में आप नहीं सोचते, आप एक होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनइक्वालिटी कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ये सब टॉपिक्स आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं to go for the exam, right? Next comes sustainable development, how to keep your economy sustainable, right? That also we have to cover here. Poverty specifically आपको टॉपिक दिया है तो becomes important. Inclusion, financial inclusion etc. that becomes important. Demographics, social sector initiatives जहाँ पे आप various schemes and position और status of various groups वगैरह देखेंगे in this subject. राइट। अब ये जो सिलेबस है 2 लाइन में, इट इज़ अ लिटिल वीक, इट कांट टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू रीड। इट नोवेयर मेंशंस कि आपको जीडीपी पढ़नी है, इट नोवेयर मेंशंस कि आपको बैंकिंग पढ़ना है, आपको कैपिटल मार्केट भी पढ़ना है। कहीं नहीं लिखा है कि आपको कैपिटल मार्केट का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है कि आपको एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। ये सब हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर कि सवाल वहाँ से भी आए हैं, इवन बहुत सारे आए हैं। एक्सटर्नल सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर इकोनॉमिक्स, राइट, स्पेशली इन द प्रीलिम्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर हमें पता चल रहा है कि क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या सेक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वाइल वी आर स्टडिंग दिस सिलेबस। एज सच मेंस का स्टिल आपका काफ़ी डिफाइंड सिलेबस होता है, बट प्रीलिम्स वाले एज सच इज क्वाइट वेग, सब कुछ इस एटसेट्रा में छुपा हुआ है, राइट। तो ये क्वेश्चंस देखकर हम पता करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो लुकिंग एट दोज क्वेश्चंस ओनली हमने डिवाइड करा है अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को इन सर्टेन सेक्शंस। फॉर एग्जांपल, टुडे वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग, डिमांड सप्लाई जैसे कॉन्सेप्ट्स, इन्फ्लेशन एटसेट्रा की बात करेंगे। इसके अलावा वी हैव सोशल इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ह्यूमन कैपिटल वगैरह कवर करने वाले हैं। देन वी हैव गवर्नमेंट बजटिंग एंड टैक्सेशन का एक पार्ट, वी हैव एक्सटर्नल सेक्टर एज अ पार्ट, वी हैव बैंकिंग एंड मनी एज अ पार्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये टोटल 10 सेक्शंस में हमने डिवाइड किया है, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हमें करने हैं 2015 से लेकर 25 तक के बीच, उन्हें हम इन वेरियस सेक्शंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यानी कि हम सेक्शन वाइज चलेंगे, राइट, ताकि हमारा एक एक जो सेक्शन है, एक एक जो टॉपिक है वो कवर होता रहे, रिवाइज होता रहे,
और रिविजन तभी कंप्लीट होती है जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेते हो, राइट? तो एक होलिस्टिक रिविजन के लिए दिस ब्रेक डाउन ऑफ सिलेबस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो हम ट्राई करेंगे टू गो सेक्शन वाइज एज मच एज पॉसिबल. आज की पार्ट 1 वीडियो में वी हैव ब्रॉट फॉर यू बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो जितने भी क्वेश्चंस आज आप देखोगे 15 से लेके 25 के बीच, दोज विल बी फ्रॉम द टॉपिक ऑफ national income accounting, basics of economics, the basic concepts that you read about the economics, various types of goods, definition of investment, etc etc. वो सब आज हम करने वाले हैं. साथ ही एक बड़ा टॉपिक इसमें है इन्फ्लेशन का. तो आज की पूरी वीडियो में हम ये करने वाले हैं. इफ़ यू वांट, आप चाहो तो अभी भी पॉज करके आज आप रिवाइज करिए वो टॉपिक और वापस इस वीडियो पे आइए और साथ साथ में क्वेश्चंस करते जाइए. या अगर आपने हाल फिलहाल में ही वो टॉपिक रिवाइज किया एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, if not, even if not confident enough, you should practice these questions along with me. So let's get started. I hope you are excited enough. Okay, so these are some numbers also. 2015 में around 21 questions were there, 16 में 23. On an average 15 questions तो आ ही रहे हैं, राइट? 15 से 20 की रेंज का आप एवरेज मानकर चल लीजिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, करेक्ट? ये आपको हेल्प करेगा, इंश्योर करेगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर सको. आप इन 15 या 20 क्वेश्चंस में से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली कि ये तो मेरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस बहुत ज़्यादा आते हैं, राइट? अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन कंसिडर योर सेल्फ आउट ऑफ द कट ऑफ, आउट ऑफ द लिस्ट, राइट? वो हमें नहीं चाहिए, वो रिस्क हमें नहीं लेना है. तो हमें अपनी तैयारी पूरी स्ट्रांग रखनी है. जो जो कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, जो जो करना बहुत ज़रूरी है, हम सब कुछ करेंगे. हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हम अपनी रिवीजन स्ट्रांग रखेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और हम मॉक टेस्ट्स भी देंगे. हम करंट अफेयर्स पर भी फोकस रखेंगे, स्पेशली फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स जहाँ पर करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Okay. This is our first question. With reference to physical capital in Indian economy, consider the following pairs. If you want, pause the video and think of the answer. और फिर हम साथ में इसे सॉल्व करेंगे. ओके, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप वीडियो पॉज करके आपने अपना आंसर सोच लिया होगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो वो कह रहे हैं कि फिजिकल कैपिटल है, किस किस टाइप के हो सकते हैं वो बताओ. वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल की यहाँ पर बात कर रहा है. सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज कैपिटल. कैपिटल इज समथिंग जो आपको फ्यूचर में कुछ रिटर्न्स, कुछ बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाकर देने वाला है, राइट? आप अपने इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं. नाउ रिकॉल दोज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यू रीड लैंड, लेबर, capital and human capital or entrepreneurship, right? You read these 4 factors of production. यहीं पर I want you to recall कि labor और human capital को अलग अलग क्यों लिखा गया है, क्यों इन्हें अलग कंसिडर किया जा रहा है, what's the difference between the two. चाहे तो आप कमेंट में ये आंसर करके मुझे बताइए. I would feel very happy about it. Okay, so land is जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिल रहा है, लैंड, वाटर एटसेट्रा, दैट कम्स अंडर द लैंड, राइट? नेक्स्ट इज लेबर, दोज हु विल बी वर्किंग. नेक्स्ट कम्स कैपिटल. कैपिटल में वो सामान, वो चीज़ें जो हमें प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमें मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मनी बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कैपिटल. या मनी को एज सच भी कैपिटल बोला जाता है, राइट? इसके अलावा यू नीड टूल्स, यू नीड मशीन्स, यू नीड some kind of inputs, right? Intermediate goods, those become what? Capital, right? तो capital को हम further divide कर सकते हैं in fixed capital and in working capital. Again, recall what's the difference? Fixed capital वो होता है जो multiple production cycles में assist करता है. For example, कोई bakery है, उनकी कोई furnace है, तो वो मल्टीपल साइकिल्स तक, कई सालों तक वो सेम भट्टी, सेम फर्नेस आपकी बेकरी को हेल्प करने वाली है. दैट बिकम्स अ फिक्स्ड कैपिटल. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल जो उसी प्रोडक्शन साइकिल में प्रोडक्शन के साथ कंज्यूम हो जाता है.
राइट, एक्सटिंग्विश हो जाता है, खत्म हो जाता है, दैट बिकम्स वर्किंग कैपिटल। सेम बेकरी एग्जाम्पल, वहीं पर अगर हम फ्लावर ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, तेल ले लें, मक्खन ले लें, वो क्या बन जाता है आपका वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल क्या है, जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे, उसे हमने फर्दर डिवाइड किया फिक्स्ड एंड वर्किंग में। फिक्स्ड जो मल्टीपल साइकिल्स तक आपको हेल्प करे, एंड वर्किंग जो इस प्रोडक्शन के बाद खत्म हो जाए। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, एंड आई डोंट थिंक कि आपको इतने सारे डिस्क्रिप्शन की भी जरूरत थी, बट स्टिल। फर्स्ट, फार्मर्स प्लो, जो फार्मर का, किसान का हल है, इज इट अ वर्किंग कैपिटल? नो, इट्स नॉट, इट्स अ फिक्स्ड कैपिटल। ऐसे तो नहीं है कि मैंने एक बार की खेती करी और मेरा हल खत्म हो गया, मेरे को अब अगली खेती के लिए दूसरा हल लेना है, नहीं है, तो गलत है। कंप्यूटर, फिक्स्ड कैपिटल, करेक्ट। यार्न यूज्ड बाय द वीवर, फिक्स्ड कैपिटल, इनकरेक्ट। जब जब आपको बुनाई करनी है आपको और यार्न लेना पड़ेगा। पेट्रोल, वर्किंग कैपिटल, करेक्ट। तो ओनली टू आर करेक्ट, विच इज कंप्यूटर एंड पेट्रोल, सो राइट आंसर इज ओनली टू। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा धीरे गए हैं, गोइंग फॉरवर्ड वी विल pick up the pace. Okay, so first question, right answer is B. I hope सबका आंसर करेक्ट ही हो, राइट। एंड में, वीडियो के एंड में आप मुझे बताएंगे कि आज टोटल जितने भी 15-16 क्वेश्चंस हैं उनमें से हाउ मच डिड यू गेस राइट, नॉट गेस राइट, डिड यू डू राइट, ठीक है। जो आपने सही करे हैं आप मुझे बताएंगे कि इतने में से मैंने इतना सही करा है इन द कमेंट्स। ओके Okay, next question. With reference to the sectors of the Indian economy, consider the following pairs: storage of agricultural produce, dairy farm, mineral exploration, weaving, clothes. तो फटाफट से रिकॉल कीजिए, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, एंड टर्शरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम अदर वर्ड्स में एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरीली एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इज वन रिलेटेड टू द नेचर, रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, जहां पर आपका आउटपुट नेचर में से निकल कर आ रहा है, राइट। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल माइनिंग, राइट, दैट बिकम्स व्हाट, प्राइमरी सेक्टर। जहां पर प्रोडक्शन सीधा नेचर के थ्रू किया जा रहा है, दैट बिकम्स प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोड्यूस है वो बाकी के सेक्टर्स में, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इट बिकम्स अ रॉ मटेरियल, राइट। नेक्स्ट कम्स द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम इन अदर वर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं, राइट। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपने कुछ रॉ मटेरियल लिया, उससे आपने कुछ और न्यू प्रोडक्ट बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आपने खेती करी, प्राइमरी सेक्टर में आलू निकाला, अब उस आलू से आप चिप्स बना रहे हैं, दैट बिकम्स सेकेंडरी सेक्टर। या आपने प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग करी, आपने कोई मिनरल निकाला और उस मिनरल से अब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट बिकम्स सेकेंडरी सेक्टर। लास्ट इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इज रिलेटेड टू सर्विसेज, राइट। Services like teaching, like doctors, like transportation, etc. That comes under the tertiary sectors. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, आपकी 9th की एनसीईआरटी से ही स्टार्ट हो जाता है, ऑल्दो ये, राइट। तो फर्स्ट इज स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सेकेंडरी, राइट और रॉन्ग। सेकेंडरी इज व्हाट, इंडस्ट्रियल, यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ बन रहा है। देन आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लिखा है तो ये तो प्राइमरी होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वाई, यहाँ पर स्टोरेज की बात हो रही है, स्टोरेज इज अ सर्विस, तो इट बिकम्स टर्शरी सेक्टर, नीदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी, तो दिस बिकम्स इनकरेक्ट। बहुत गंदी हो गई है शीट, लेट्स क्लीन इट अ लिटिल। ओके, राइट। So storage of agricultural produce, right answer is tertiary, not secondary. Next comes dairy farm, primary. Is it correct? Yes, it is correct. Mineral exploration, tertiary. Is it correct? No. So related to mines and all, it is related to primary. So again incorrect. Weaving clothes, secondary. कुछ बना रहे हैं आप, so it is correct. 1 and 2 are correct. So right answer is only 2. B again.
अब इन क्वेश्चन से आप पैटर्न भी देख लीजिए कि ये ओनली वन ओनली टू वाले क्वेश्चंस बहुत पहले तक नहीं आया करते थे. दे स्टार्टेड इन 23-24 ओनली, राइट, 2023 एंड 24. तो ये जो क्वेश्चन है इनिशियली दे कंफ्यूज द स्टूडेंट्स अ लॉट, राइट. बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है in most of the questions, तो you can easily attempt these questions as well. यहाँ पर एकदम से देखकर आपको लगता है कि let's say I was confused in this, let's say कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है. अगर ये only one only two नहीं होता और कुछ ऐसा लिखा होता 1 2 and 3 only, 1 and 4 only, etc., तो I could have easily eliminated जो भी मुझे गलत वाला पता था. जहाँ मुझे दिख रहा है कि first is wrong वो मैं easily eliminate कर देती. तो यहाँ ये वाला स्कोप नहीं रहता है, ठीक है. तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं. वो पैटर्न भी आप आइडेंटिफाई करते हो बाय अटेम्प्टिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. करेक्ट आंसर इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स. एसेट्स क्या होता है? समथिंग दैट वी ओन, समथिंग दैट इज आवर ओन, एंड समथिंग विच गेट्स अस सम प्रॉफिट्स या कुछ बेनिफिट्स. हमें हमारे बिजनेस को कुछ बेनिफिट दे, दैट बिकम्स एसेट, जो हमारा खुद का हो, राइट. हम किसी और को ओ नहीं कर रहे हैं, हम किसी और को देने के लिए लाइबल नहीं है, दैट बिकम्स एसेट. अब ओके, लिस्ट दे दी है. ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स. ओके, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स? ओके, सो वी हैव टू लुक एट द फॉलोइंग एसेट्स. इनमें से कितनी इंटेंजिबल है? टेंजिबल और इंटेंजिबल में फर्क पता होना चाहिए. टेंजिबल इज समथिंग जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो आप अपने हाथ में ले सको, आप देख सको, आप उसको फील कर सको, टच कर सको, दैट बिकम्स टेंजिबल. वर्सेस कुछ ऐसा विच एग्जिस्ट बट नॉट फिजिकली, जिसको आप एकदम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, दैट बिकम्स इंटेंजिबल, राइट. तो इंटेंजिबल इनमें से कौन कौन है? फर्स्ट बिकम्स ब्रांड रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली इंटेंजिबल, राइट. ब्रांड रिकॉग्निशन ऐसा तो नहीं है कि आई एम एप्पल, तो अब एप्पल हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ना एज सच, राइट. इट्स अ ब्रांड, तो इट बिकम्स इंटेंजिबल. इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है? आपका अनसोल्ड प्रोडक्ट या अनयूज्ड प्रोडक्ट, दैट इज इन्वेंट्री. तो ये तो टेंजिबल है, नॉट इंटेंजिबल. अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल. मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट इंटेंजिबल. तो राइट आंसर बिकम्स ओनली 3. C is the right answer. I hope अभी तक आपकी क्वेश्चंस थोड़े सही जा रहे हो. ओके, नेक्स्ट. Which of the following activities constitute रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? यहाँ फटाफट से आपको रिकॉल करना है रियल सेक्टर क्या होता है. तो जो हमारी इकोनॉमी है उसे हम बेसिकली दो सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट इज रियल एंड सेकेंड इज फाइनेंशियल. रियल सेक्टर होता है जहां पर भी किसी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा हो, किन्हीं भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, समवन इज टीचिंग यू, दैट बिलोंग्स टू द रियल सेक्टर. कोई सर्विस आपको मैं दे रही हूँ, राइट. सिमिलरली समवन इज स्यूइंग योर शर्ट, रियल सेक्टर. वहां पर शर्ट प्रोड्यूस हो रही है, आपको मिल जाएगी आपकी शर्ट, राइट. दैट इज रियल सेक्टर. फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होता है? मनी का गिव एंड टेक चल रहा है. मनी या मनी रिलेटेड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, उनका गिव एंड टेक चल रहा है, उनका लेन देन चल रहा है, राइट. दैट बिकम्स फाइनेंशियल सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स क्या करते हैं? हमने मनी डिपॉजिट किया, उन्होंने किसी को लोन दिया, तो सेम जो मनी है, अलग से कोई सर्विस नहीं है, वो उसी मनी को, उसी फाइनेंस को सर्कुलेट कर रहे हैं एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन तक. इट इज ऑल्सो अ सर्विस बट इट इज रिलेटेड टू द मनी ओनली, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ओनली. तो हम उसे अलग से फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर काउंट करते हैं कि हाँ कुछ एज सच प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, नया नहीं आ रहा है, ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड मनी को आप सर्कुलेट कर रहे हो, राइट, यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर? तो आपको यहाँ भी दिख रहा है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट मेरे हाथ में आएगा, यहाँ भी कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट मेरे हाथ में आएगा, यहाँ पर एज सच नहीं आ रहा है. तो रियल सेक्टर बिलोंग्स टू
these two belong to the real sector only. So right answer is A. Sorry. Okay. Right answer is A. इस क्वेश्चन में एक सेकेंड, look at the option 4, sorry, the statement 4. A corporate body issuing rupee denominated bonds overseas. I want you to recall कि ये क्या होते हैं, क्या कहा जाता है इस तरह के बॉन्ड्स को. प्लीज गो एंड रिकॉल. मसाला बॉन्ड्स हैं क्या, कौन सी बॉडी ने इशू करती है, और क्या सिग्निफिकेंस है इसके, क्या फीचर्स है, एटसेट्रा. ओके, रिवाइज दिस particular topic. Okay, next. In India, which of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? Department of Consumer Affairs, Expenditure Management, etc. etc. Very very simple answer. We all know किसकी ड्यूटी है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की. So बहुत ही सिंपल आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. D. Next, consider the following statements. Other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if this and that. Okay, तो हमने कहा मार्केट डिमांड इंक्रीज हो सकती है अगर फर्स्ट प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस. तो रिकॉल व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. ए एक प्रोडक्ट है, बी एक प्रोडक्ट है, और अगर ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, इट मीन्स दीज बोथ कैन रिप्लेस ईच अदर. अगर कोई पर्सन ए कंज्यूम कर रहा है और ए महंगा हो जाता है, तो दैट पर्सन कैन नाउ शिफ्ट टू बी. दे डोंट माइंड एज सच, राइट. अगर इसका लेट्स से एग्जांपल लेना हो, तो ऑल्दो सम पीपल माइट वांट टू डिफर, बट लेट्स से टी एंड कॉफी, कि इफ समवन इज ड्रिंकिंग टी एंड इट बिकम्स वेरी कॉस्टली, तो दे कैन शिफ्ट टू कॉफी कि आई डोंट माइंड, कैफीन ही लेना है, ऐसे लूँ या वैसे लूँ, राइट. तो इफ प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, करेक्ट, बिकॉज अगर मेरा सब्स्टिट्यूट महंगा होता है, ए एंड बी आर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, इफ बी बिकम्स कॉस्टली, तो हो सकता है लोग मेरी तरफ शिफ्ट करने लग जाए और मेरी डिमांड प्राइस करे. तो आई थिंक फर्स्ट इज द राइट स्टेटमेंट. सेकेंड, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस. नाउ रिकॉल द कॉम्प्लीमेंट गुड्स. ए एंड बी दो गुड्स हैं, इनमें से एक लीडिंग गुड है, एक कॉम्प्लीमेंट गुड है. लीडिंग गुड वो जो कि आप कंज्यूम करना प्रेफर करोगे विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड. अगेन कमिंग टू द टी. टी most of the people drink only when they have biscuits with it, or only when they have those fans with it, right. कि जब तक बिस्किट नहीं मिलेंगे मैं चाय नहीं पीऊंगी, है ना. अब मान लो बिस्किट का प्राइस बहुत बढ़ जाता है, तो क्या चाय की डिमांड बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? ऑब्वियसली कम होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि बिस्किट्स महंगे हो गए हैं, तो अब चाय कुछ लोग कम पीना प्रेफर करेंगे बिकॉज दे हैव नो बिस्किट्स, राइट. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. इससे डिमांड कम होगी ना कि बढ़ेगी. थर्ड, good is an inferior good and income of the consumer rises. Very important concept. Recall what is an inferior good. Inferior good होता है, okay, there are normal goods and then there are inferior goods. Normally क्या होगा? If your income rises, your consumption also increases. इनकम के साथ आपका कंजम्पशन बढ़ेगा. सच गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, जहां पर आप अपनी इनकम के साथ अपना कंजम्पशन बढ़ा देते हो. बट देयर आर सर्टेन गुड्स जहां पर इनकम के साथ आप उन गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाने के बजाय कम कर देते हो. कोई भी गुड यूनिवर्सली नॉर्मल या इंफीरियर नहीं होता है. इट डिपेंड्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, एंड मे बी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल. यहाँ पर अगर हमें एग्जाम्पल लेना हो, लेट्स से let's talk about what example can we take. Okay, let's say cycles. तो नॉर्मली नॉर्मल गुड्स में हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, ठीक है. अब मान लो आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपना चॉकलेट्स का कंजम्पशन बढ़ा देते हो, तो चॉकलेट बिकम्स नॉर्मल गुड. वर्सेस
लेट्स से आपकी इनकम किसी हाउस होल्ड की या इन जनरल किसी सोसाइटी की इनकम बढ़ रही है. नाउ व्हाट डू दे डू, वो साइकिल्स छोड़कर अब स्कूटीज पे या बाइक्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, है ना. अब इस केस में क्या हो रहा है, साइकिल्स के साथ क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है बट साइकिल्स की डिमांड कम हो रही है. क्यों? क्योंकि लोग बाइक्स पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो बाइक्स की डिमांड बढ़ रही है और साइकिल्स की कम हो रही है. तो साइकिल्स बिकम्स एन इंफीरियर गुड. इन शॉर्ट, इंफीरियर गुड्स क्या है, जब आपकी इनकम बढ़ेगी डिमांड कम होगी. सो द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस. तो गुड की डिमांड बढ़ेगी नहीं, कम होगी. तो 3 इज नॉट द राइट आंसर्स. एंड लास्टली इट्स प्राइस फॉल्स. वेरी सिंपल प्राइस एंड डिमांड वाला कॉन्सेप्ट कि एज द प्राइस फॉल्स योर डिमांड increases. So that is also correct. So your right answer is, which of the above statements are correct? 1 and 4 only. Okay. Next question. With reference to the Indian economy, demand pull inflation can be caused or increased by which of the following? तो पहले तो इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए या इन्फ्लेशन को हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू? रिकॉल. इन्फ्लेशन क्या होती है? व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू मेनी गुड्स, यानी कि डिमांड ज़्यादा है वर्सेस गुड्स कम है ना. या अ जनरल राइज ऑफ प्राइसेस इज इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज व्हाट? अ जनरल राइज इन प्राइसेस. किसी एक स्पेसिफिक गुड का प्राइस की यहाँ बात नहीं हो रही है, जनरली इकोनॉमी में गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं. और ये कब होता है? जब आपकी डिमांड इज मोर देन हाउ मच इज अवेलेबल, देन योर सप्लाई, राइट? या व्हेन टू मच मनी इज देयर टू स्पेंड. दिस इज इन्फ्लेशन, करेक्ट. अब डिमांड पुल क्या है कि लोगों के पास मनी ज्यादा है ना. प्रोडक्शन लेट से उतना ही है, प्रोडक्शन जो जनरली एवरेज चल रहा था उतना प्रोडक्शन है. सप्लाई की तरफ से ऐसा नहीं है कि सप्लाई में अलग से कोई प्रॉब्लम आई है. यहाँ क्या हो रहा है, लोगों की लेट से इनकम बढ़ गई है या फिर आपकी करेंसी की पावर बढ़ गई है, परचेजिंग पावर बढ़ गई है. वही 100 रुपये लेकर अगर आप मार्केट में जाओगे तो अब आप ज़्यादा सामान खरीद सकते हो, राइट. इन दैट केस यू हैव मोर मनी टू स्पेंड, यू हैव मोर पावर टू स्पेंड, यू कैन कंज्यूम मोर स्टफ, right? That is known as demand pull inflation. Similarly, there can be cost push inflation कि जब सप्लाई साइड से कुछ कंस्ट्रेंट हो, सप्लाई कम हो गई है, मान लो वेरियस वॉर्स की वजह से पेट्रोलियम की सप्लाई कम हो जाती है, उसकी सप्लाई चेन में दिक्कत आती है. इन दैट केस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिकम वेरी वेरी कॉस्टलियर. वहां पे रीजन क्या है? कॉस्ट पुश, राइट, कि सप्लाई साइड से कोई प्रॉब्लम हुई है. अब ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रीजंस हमें पूछ रहा है. फर्स्ट, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज. एक्सपेंशनरी पॉलिसीज क्या होती है? व्हेन योर आरबीआई मेक्स द मनी चीपर फॉर यू टू बोरो. आप सस्ते में पैसा बोरो कर सकते हो, सस्ते में लेंड कर सकते हो, आपको कम इंटरेस्ट पे करना होगा, कम खर्चा लगेगा, तो यू विल बी मोर ईगर टू स्पेंड द मनी, राइट. तो इट इज increasing your purchasing power, your capability. It is increasing the demand, which is why, right, it is a reason of demand pull inflation. Okay, next, fiscal stimulus. Again, government कुछ ऐसे स्टेप ले, fiscal जहाँ भी लिखा हो, it means it is related to government, right? तो government कुछ ऐसे steps ले जिसकी वजह से आपकी capacity to purchase, to consume increases. That also becomes the demand pull inflation. Okay, next, यहाँ पर I would like, एक सेकेंड, यहाँ हम डिमांड बोल रहे हैं, डिमांड पुल की बात कर रहे हैं, टोटल ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं इन द इकोनॉमी. तो उसका फॉर्मूला भी एक बार रिकॉल कर लो. एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट.
सबसे पहले आपका हमने ऑप्शन था फर्स्ट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। आरबीआई मनी सस्ता करता है, लोग लोन ले सकते हैं, तो ये कंज्यूमर्स का कंजम्पशन भी बढ़ सकता है, हाउस होल्ड्स का भी बढ़ सकता है, बिजनेसेस भी और इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी और लोन ले सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दैट बिकम्स दैट इंक्रीजेस द डिमांड, राइट। नेक्स्ट हम कह रहे हैं फिस्कल स्टिमुलस। अब गवर्नमेंट कुछ खर्चा कर रही है इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट भी डिमांड अपनी बढ़ा रही है। तो अगर ये जी कंपोनेंट हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो भी हमारी ओवरऑल डिमांड इंक्रीज हो जाती है एंड इट कैन लीड टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। गिव मी अ सेकेंड, which question was that? Okay, right. नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं, हायर परचेजिंग पावर। अगेन हमने बात ही वही करी है कि जितनी आपकी परचेजिंग पावर होगी उतना डिमांड इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन होगी। तो फोर्थ इज ऑल्सो राइट। लास्ट, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, इट इज द अपोजिट ऑफ फर्स्ट, राइट। यहाँ इंटरेस्ट रेट कम होंगे टू हैव एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी, राइट, एक्सपेंशनरी इकोनॉमी के लिए। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, मतलब यू आर मेकिंग द मनी कॉस्टलियर एंड हेंस इन्फ्लेशन कम होगा ना कि बढ़ेगा। तो फिफ्थ इज रॉन्ग। यहाँ पर आप सिंपली अगर अभी भी चाहो तो बी, सी और डी को, क्योंकि इट हैज 5, एलिमिनेट कर सकते हो, डायरेक्टली आप आंसर पे पहुंच सकते हो 1, 2 एंड 4। बट लेट्स ऑल्सो लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। यानी कि आपकी वेजेस बढ़ेंगी या घटेंगी अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो आपकी सैलरीज जो होंगी, वेजेस जो होंगी, वो इक्वल परसेंटेज से बढ़ा दी जाएंगी, राइट। तो अब आपको क्या लगता है कि इससे महंगाई बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? सी, if your incomes rise, that obviously makes your purchasing power more, right? आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी डिमांड, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। बट यहाँ इनकम किसके बेसिस पे बढ़ रही है? इन्फ्लेशन के बेसिस पे। लेट से 5% इन्फ्लेशन है, तो 5% से आपकी वेजेस बढ़ जाएंगी। अगर आप ओवरऑल देखो तो आपके जो इन हैंड एक्स्ट्रा मनी आ रहा है, दैट इज 0, राइट। आपको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा वेजेस मिल रहे हैं। अगर 10 रुपए से महंगाई बढ़ रही है और 10 रुपए से ही आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो एक्स्ट्रा तो आपके पास कुछ नहीं है ना। आपके पास आज भी उसी लेवल की परचेजिंग कैपेसिटी होगी जो इन्फ्लेशन बढ़ने से पहले थी। तो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस से आपका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट, यहां पर कॉन्सेप्ट आता है फिस्कल ड्रैग का। जस्ट अ सेकेंड, यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑफ फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग क्या है? लेट्स से आपकी इनकम्स इन्फ्लेशन के साथ बढ़ाई जाती है, एग्जैक्टली एट द इन्फ्लेशन पॉइंट या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेट से बढ़ाई जाती है, राइट। अब जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे। नाउ यू विल लाई इन द हायर टैक्स ब्रैकेट, तो आपका ओवरऑल टैक्स परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो आपकी टोटल इनकम लेट से पहले 100 थी, राइट, अब वो 110 कर दी गई है। पर इसमें से टैक्सेस काटने के बाद बढ़े हुए टैक्स, इस 100 रुपए पे मान लो आपने 10 रुपए टैक्स देने थे, पर अब इस 110 के ऊपर आपको 20 रुपए टैक्स देना है, राइट। ब्रैकेट्स होते हैं ना वेरियस, तो मान लो यहाँ आपका 20 रुपए टैक्स लग रहा है। तो अब 110 आपकी न्यू सैलरी तो हो गई है, आप बहुत खुश हुए हो कि मेरे देखो 10 रुपए से सैलरी बढ़ा दिया, राइट। पर उसमें से 20 रुपए तो टैक्स ही जा रहा है। तो ओवरऑल डिस्पोजेबल इनकम यहाँ आपकी कितनी बची है? 90, right? Overall disposable income is 90, which is lesser than what you might have required for the ongoing inflation, right? तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग क्या होता है कि ड्यू टू योर नेगोशिएशंस, आप और हम नेगोशिएट करते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, सैलरी बढ़ाओ। अब वो सैलरी बढ़ भी जाती है, पर बीच में गवर्नमेंट बैठी है जो टैक्स ले रही है, हायर टैक्स ब्रैकेट में हम चले जाते हैं। तो फिस्कल एक एलिमेंट वहां बैठा है, गवर्नमेंट बैठी है, जिसे हम कुछ टैक्स दे देते हैं, जिसकी वजह से
ओवरऑल जो डिस्पोजेबल इनकम हमारे हैंड्स में बचती है, इट इज लेसर देन व्हाट वी माइट हैव रिक्वायर्ड। तो अब ओवरऑल जो डिमांड या कंजम्पशन के हमारे पास पावर होनी चाहिए थी, उससे कम पावर हमारे हाथ में रहती है। हमारी डिमांड बढ़ने की बजाय कम ही होती है, एंड इट इज डूइंग टू थिंग्स। फर्स्ट, डिमांड कम कर रहा है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम में से सी का कंपोनेंट ये रिड्यूस ही कर रहा है। और सेकंड, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी दे रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, राइट। तो ये दो बेनिफिट यहाँ पर होते हैं। तो आपकी जो इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस हैं, ये जो हायर वेजेस होंगी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने की बजाय या डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ने की बजाय इट समटाइम्स एक्ट्स एज अ सॉल्यूशन टू इट। ठीक है, ये इन्फ्लेशन बढ़ाने की बजाय कम और कर देता है, और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं फिस्कल ड्रैग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, next question, which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? Recall what's a recession? Again I am assuming कि आप pause करके अपना आंसर सोच रहे होंगे, तो please do that, right? Economic recession, recession कब माना जाता है? When for 2 and more quarters आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। Your GDP is declining, your growth is declining, right? अब इस केस में क्या हो रहा है? कंजम्पशन कम हो रहा है, कंजम्पशन कम हो रहा है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है। रिसेशन की सिचुएशन है, ग्रोथ कम है, हमें अच्छी ग्रोथ, हायर ग्रोथ चाहिए। अब ग्रोथ बेटर करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू? हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी होगी, हमें कंजम्पशन बढ़ाना होगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? हमें लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा देना है, अपनी पॉलिसीज़ ईजी बनानी है, हमें मनी को चीपर बनाना है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, या फिर टैक्स रेट कम होना चाहिए ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम्स हो, या गवर्नमेंट को अपनी तरफ से स्पेंड करना चाहिए ताकि इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल डिमांड गवर्नमेंट जनरेट कर सके, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जनरेट कर सके। दोज ऑल थिंग्स वी वांट इफ वी वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन। अब देखते हैं कि इनमें से कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं। फर्स्ट, कट इन टैक्स रेट्स, ओके करना चाहिए, अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। तो टैक्स कम कर दो, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी है, पर क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से मनी विल बिकम कॉस्टलियर, जो कि हमें अभी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर बढ़ाती है अपने प्रोजेक्ट्स पे तो ऑब्वियसली, अगेन रिकॉल द फॉर्मूला, तो ये कंपोनेंट बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनकम्स मिलेगी, इनकम्स मिलेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, नहीं, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। दिस पार्ट इज राइट बट दिस पार्ट मेक्स इट इनकरेक्ट। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, नहीं, इसके एकदम अपोजिट हमें करना है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, next question is about CPI and WPI. Okay, so the weightage of food in consumer price index is higher than that in wholesale price index. अब यहाँ पर रिकॉल कीजिए WPI, CPI क्या होता है? CPI कंबाइंड कौन देता है? CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स वाला कौन देता है? CPI एग्रीकल्चरल लेबर वाला कौन देता है? CPI रूरल कौन देता है? इनके बेस ईयर्स क्या हैं? ये भी रिकॉल कीजिए, राइट? ओके, CPI देता है आपका NSO, इसका बेस ईयर एज ऑफ नाउ इज 2012, पर अब इसे रिवाइज किया गया है एंड इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ 2024। सो अब जो February ऑनवर्ड्स जितना भी आपका डेटा आएगा ऑफ फॉर CPI, दैट विल बी बेस्ड ऑन 2024 प्राइसेस, नॉट द 2012 प्राइसेस। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, WPI में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड एक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से रिलेटेड एक है,
एंड पावर इन फ्यूल से रिलेटेड एक है, राइट। रिकॉल कीजिए किसका कितना वेटेज होता है। फिर अब इस स्टेटमेंट को देखिए, इवन इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, आपको नहीं पता है सीपीआई के एग्जैक्ट कंपोनेंट्स क्या है, उनका एग्जैक्ट परसेंटेज, उनका एग्जैक्ट वेटेज क्या है, तो भी इट्स ओके, राइट। यहाँ आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बाय स्मार्ट गेसिंग। हाउ, आपके किसी भी इंडेक्स में वेटेज विल बी डिपेंडेंट ऑन इट्स कंजम्पशन, राइट। सीपीआई कंबाइंड या सीपीआई क्या देख रहा है, आम लोगों की, जनरल पब्लिक के कंजम्पशन के बेसिस पे इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग कर रही है, राइट। अब जनरल पब्लिक, एक एवरेज पर्सन, अपनी पूरी इनकम में से हाईएस्ट कंजम्पशन किस चीज का करता होगा, हाईएस्ट खर्चा कहाँ करता होगा, क्या वो एंटरटेनमेंट पे होगा, क्या वो कपड़े और शूज पे होगा, या वो खाने पे होगा, या वो अपने बच्चे की पढ़ाई पे होगा, या वो सफाई पे होगा, किस चीज पर होगा, राइट। इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ यू हैव रेड न्यूज़पेपर्स, यू वुड नो कि हाईएस्ट जो आपका प्रोपोर्शन होता है फॉर एन एवरेज मैन या फॉर पुअरर सेक्शंस, इट इज ऑन फूड ओनली। तो सीपीआई भी जब आप उसका इंडेक्स बनाओगे, उसके कंपोनेंट्स देखोगे, तो वहां पर भी आपको हाईएस्ट वेटेज किसको देनी पड़ेगी, फूड को ही। वर्सेस इन डब्ल्यूपीआई हम क्या देखते हैं, डब्ल्यूपीआई में आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये, तो होलसेल लेवल पर क्या ज़्यादा बिक रहा है उसकी बात होगी। वहां पर भी फूड कंपोनेंट है, बट इट हैज lesser weightage than the CPI. So first statement becomes correct. Second, the WPI does not capture changes in the prices of services. हमें पता है WPI में सिर्फ और सिर्फ गुड्स होते हैं, सर्विसेज नहीं होते हैं। WPI में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लास्ट, Reserve Bank of India has adopted WPI as its key measure of inflation to decide on changing the key policy rate. हमने एक क्वेश्चन में पहले में देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मेन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, राइट। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई चेक करेगा कि कहाँ कितना इन्फ्लेशन चल रहा है हमारे इंडिया में, राइट, कितना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, कितना मुझे रखना है ना। कौन सा इन्फ्लेशन देखेगा, क्या वो सीपीआई रूरल देख रहा है, या सीपीआई अर्बन देख रहा है, या सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर वाला देख रहा है, क्या देख रहा है, या डब्ल्यूपीआई देख रहा है। तो आरबीआई लुक्स एट सीपीआई कंबाइंड व्हेन इट इज डिसाइडिंग इट्स पॉलिसीज फॉर इन्फ्लेशन कंट्रोल, तो ये इनकरेक्ट है। डब्ल्यूपीआई आपकी गवर्नमेंट यूज करती है टू मेक इट्स पॉलिसीज। तो जैसे ही आप 3 को एलिमिनेट करोगे तो 2 ऑप्शन आपके वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं, सेकेंड इज करेक्ट। So A is the right answer, 1 and 2 only. Okay. Next question. Increase in absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development if. सबसे पहले recall what is gross national product, how is it different from GDP, how are they calculated, at which price are they calculated, recall of all of these stuff, pause the video, write in the comments GNP का फुल फॉर्म क्या है, GNP और GDP में डिफरेंस क्या है, इनके बेस ईयर्स क्या है, नॉमिनल GDP नॉमिनल GNP क्या होता है, रियल GDP क्या होता है, राइट इन द कमेंट्स और रिकॉल इट फॉर योरसेल्फ। ओके, दे डू नॉट कनोट अ हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, remember, it does not mean सिर्फ और सिर्फ GDP, it does not mean सिर्फ और सिर्फ per capita income, it also means a holistic development, it also means कि inequality ज़्यादा ना हो, it also means कि आप poor ना हो, it also means कि unemployment ज़्यादा ना हो, right, it also means कि overall economy के अंदर poverty ना हो, है ना। तो economic development में वो सब कुछ आता है। First, industrial outputs fails to keep pace with agricultural output. ठीक है, not very true. Agricultural output fails to keep pace with industrial outputs. Again, doesn't seem right. C, poverty and unemployment increases. तो वो कह रहा है कि absolute and per capita real GNP बढ़ रहा है, but still आप कह रहे हो कि economic development नहीं है। क्यों कह रहे हो? क्योंकि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है।
तो ये भी एक क्रूशियल एलिमेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, विच इज वाई वी आर सेइंग दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, so C is the right answer. Next question. Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output. तो क्वेश्चन कह रहा है सेविंग्स हायर है इकोनॉमी के अंदर, सेविंग्स हायर है विच मीन्स इन्वेस्टमेंट भी हाई होने के बहुत अच्छे चांस हैं, क्योंकि सेविंग्स होती है तभी इन्वेस्टमेंट हायर होती है. दिस वी हैव रेड इन आर एनसीईआरटीज, करेक्ट. ठीक है, वो कह रहे हैं तो सेविंग्स है मतलब इन्वेस्टमेंट्स है, बट स्टिल कैप आउटपुट में उतना ज़्यादा इजाफा नहीं है. कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट है, बट आउटपुट इज नॉट दैट हाई बाय. ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है आई कॉर का, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो. इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो आपको बताता है कि आपके आउटपुट को एक यूनिट से बढ़ाने के लिए आपको कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी तक 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, ठीक है. अब मुझे इसे 101 करना है, तो वो एक यूनिट बढ़ाने के लिए हाउ मच कैपिटल इज नाउ रिक्वायर्ड टू मी, राइट. ऑल्दो आप ये मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग एट द इकोनॉमी लेवल, ओवरऑल इकोनॉमी लेवल. ठीक है, माइक्रो लेवल पर हम बात नहीं कर रहे हैं. तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं कि फॉर इंक्रीज्ड कैपिटल कितना इंक्रीमेंटेशन आपको चाहिए आपके कैपिटल में, ताकि आपका आउटपुट भी इंक्रीज हो सके. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन्वेस्टिंग लेट्स से 100 रुपीज और आपका जो जीडीपी ग्रोथ है, जो जीडीपी में चेंज है, वो आ रहा है 110 रुपीज का, तो योर आई कॉर बिकम्स 100 अपॉन 110, राइट. सेकेंड केस ले लो कि मैंने 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया और मेरा जो जीडीपी ग्रोथ है या जो चेंज है वो आ रहा है लेट्स से 130 रुपीज का. तो नाउ माई कॉर बिकम्स 100 बाई 130, राइट. इनमें से विच वन इज मोर प्रेफरेबल, कि 100 रुपए खर्च करने पे 110 का आउटपुट आए या 100 रुपए खर्च करने पे 130 का आउटपुट आए. ऑब्वियसली 130, राइट. आई कॉर कहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर, यहाँ कम है, राइट. तो हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल क्या है, योर आई कोर शुड बी लेस, या ओवरऑल योर कैपिटल एंड आउटपुट रेशियो शुड बी लेस, कि आप ऑन एन एवरेज एक यूनिट आउटपुट के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए, दैट इज बीइंग टोल्ड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो. तो यहाँ पर दो चीजें हैं, लेट्स लुक एट देम अगेन. Okay. On one hand you have COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो, वो बता रहा है कि ऑन एन एवरेज टोटल आउटपुट कितना है, टोटल कैपिटल, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है. तो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, यानी कि ऑन एन एवरेज पर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए how much capital is required. And second you have I core, which is incremental capital output ratio. तो ये सिंपली है चेंज इन कैपिटल, यानी कि एक्स्ट्रा कितना कैपिटल चाहिए डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, यानी कि एक यूनिट और आउटपुट के लिए आपको कितने यूनिट्स और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉर एंड आई कॉर. आप चाहोगे आपका कॉर एंड आई कॉर शुड बी लेस. जितना कम ये नंबर है मतलब उतना एफिशिएंट आपका इन्वेस्टमेंट है. मेरे 100 रुपए इन्वेस्ट करने की वजह से माई आउटपुट शुड बी मच मोर, राइट. यानी कि माई
ICOR या my core should be much less. My capital, my investment should be very much efficient. वो हम यहाँ पर चाहते हैं. Coming back to the question. Just a second. Okay. So now look at the options. Is it due to the weak administrative machinery? Might have been possible. Is it due to the illiteracy? Maybe. High population density? Maybe. But high capital output ratio. The most direct, most correct option is D. It might look confusing on the first sight, but it is a pretty easy concept once you understand it. Simply हम क्या चाहते हैं, हमारा capital या हमारा investment should be much more efficient. थोड़े से ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो फॉर मच बिगर आउटपुट, राइट? So D is the right answer. Next question. If a commodity is provided free to the public by the government, then what happens to the opportunity cost? Opportunity cost क्या है? Okay, recall it. Opportunity cost is the benefits foregone or this is the value of second best option. आपको नॉट जस्ट इन इकोनॉमी, लेट्स से इन लाइफ ऑल्सो, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, है ना? कई बार आपके पास ऑप्शंस होते हैं एंड यू हैव टू डिसाइड अमंग दोज ऑप्शंस. अब ऑप्शन ए के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ऑप्शन बी के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. हमारी बात कर लेते हैं, आपकी हमारी एस्पिरेंट्स की हम बात कर लेते हैं. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ईदर गो फॉर द प्रिपरेशन और गो फॉर सम प्राइवेट सेक्टर जॉब, राइट? अब प्रिपरेशन में आपका टाइम बहुत लगेगा, है ना? आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, आपको अपने सोशल कनेक्शंस वीक करने पड़ सकते हैं, लूज करने पड़ सकते हैं. दीज आर सम डिसएडवांटेजेस. बट वहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको दिखाई देती है, कुछ बेनिफिट्स दिखाई देते हैं. आपको लगता है मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, मुझे एक स्टेबल जॉब मिल सकती है, राइट? मुझे एक ऐसी जॉब मिल सकती है जहाँ काम करके मुझे बहुत संतुष्टि होगी, सेटिस्फैक्शन होगा, है ना? तो इसके कुछ बेनिफिट्स थे. वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के कुछ बेनिफिट्स थे कि अगर मैं किसी प्राइवेट जॉब में चली जाती हूँ तो मुझे वहाँ धीरे धीरे ग्रोथ अच्छी मिलेगी, या फिर वहाँ मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ मुझे इवन इन दिस एज, इवन व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग, उस टाइम पर भी मुझे सोशलाइज करने को मिलेगा, है ना? तो वो वाले कुछ बेनिफिट्स थे, जैसे सोशलाइजेशन एक बेनिफिट हुआ, या फिर आप जब बाहर जाते हो एक एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो सब मैं जाने दे रही हूँ. I am letting it go. I am letting it go when I am preparing for my exam, है ना? तो ऑप्शन बी के कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने जाने दिए. वाई? क्योंकि मैंने ऑप्शन ए को चूज किया है, ऑप्शन ए को ऑप्ट किया है. अब ऑप्शन बी के जो बेनिफिट्स थे, नाउ दे विल बी कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो बेनिफिट्स, सेकेंड बेस्ट ऑप्शन के वो बेनिफिट्स जो आई हैव लेट देम गो, ठीक है? अब लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास भी यूजुअली दो ऑप्शन है, इधर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, रोड्स बना लो, हॉस्पिटल्स बना लो, इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है. सेकंड आप सोशल वेलफेयर्स के ऊपर खर्च करो, आप फ्रीबीज दो, आप सब्सिडीज दो, है ना? तो दो ऑप्शंस हैं लेट्स से. अब ये क्या कह रहा है, अगर आप सब्सिडीज देते हैं, फ्रीबीज देते हैं, सोशल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं, तब उसके कुछ बेनिफिट्स हैं. आपका ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग हो सकता है ना? पब्लिक आपसे खुश हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? आपकी एक हेल्दी हैप्पी पब्लिक बन सकती है. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स ज़्यादा हैं. आपके यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सकता है, आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, राइट? तो ऑप्शन ए के यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ बेनिफिट्स हैं और बी के यानी कि सोशल वेलफेयर के ऊपर खर्च करने के कुछ बेनिफिट्स हैं. अब गवर्नमेंट हैज चोजन, इन दिस केस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम फ्री कमोडिटीज, है ना? सब्सिडीज दे रहे हैं, फ्रीबीज दे रहे हैं हम कुछ, है ना? अब क्योंकि मैंने ऑप्शन बी चूज करा है, यानी कि ऑप्शन ए वाले जो बेनिफिट्स थे, लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना,
फॉरेन सेक्टर को अट्रैक्ट करना, ये सब आई हैव लेट देम गो, मैंने ये वाले बेनिफिट्स को जाने दिया, कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बेयर करी है। अब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सच में उठा कौन रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती थी, नहीं हो रही है। जो प्रोडक्ट आप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो उससे कुछ रेवेन्यू आ सकता था, अब नहीं आ रहा है। तो ये पैसा कौन उठा रहा है, कौन इस खर्चे का वहन कर रहा है, हु इज बेयरिंग दिस कॉस्ट, ये यहाँ पूछा गया है कि दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बीइंग borne by who, right? First is saying opportunity cost is zero, not at all, right? जहाँ यहाँ जो भी आपका रेवेन्यू का नुकसान होगा या फिर जो आपने जिन बेनिफिट्स को जाने दिया है, ऑब्वियसली इट इज नॉट जीरो, तो ए तो इनकरेक्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट जीरो, इट इज इग्नोर्ड, ओके, वी विल कीप इट असाइड, मे बी इट इज बीइंग इग्नोर्ड, बट इट इज नॉट यूजुअली द केस। गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के डिसाइड करती है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर लिए जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट द केस। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, सीम्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हमने क्या कहा, फ्री में आप कुछ चीज दे रहे हो, है ना, उसका पैसा सरकार को मिल सकता था पर अब नहीं मिल रहा है। लेट्स से सरकार ने स्कूलिंग एकदम फ्री कर दी है, पूरे देश की स्कूलिंग एकदम फ्री कर दी है, अब वो कुछ फीस आनी थी वो अब सरकार को नहीं मिल रही है, तो वो खर्चा कहाँ से जाएगा, सरकार के कोष में से, राजकोष में से, है ना। पर सरकार के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट कहाँ से कमा रही है, आपके और मेरे टैक्सेस से, तो इवेंचुअली वो खर्चा कौन उठा रहा है, द टैक्स पेइंग पब्लिक। So C is the right answer. Opportunity cost is transferred from the consumers to the tax paying public. Last option, it is being transferred from consumers to the government. अगर C option नहीं होता तो D might also have been correct, but C is the most correct option. Why? क्योंकि eventually वो cost हम लोगों को ही transfer होती है, the taxpayers. C is the right answer. Okay. A decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? Total tax revenue generated divided by total GDP. ये नंबर कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है? Again pause the video and think of the answer and let's also talk about the answer. अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला के टर्म्स में सोचो कि ओवरऑल एक रेशियो कम हो रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शंस आ सकते हैं कि फर्स्ट जीडीपी एज इट इज है बट टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, तो मे बी टैक्स रेट कम हो गया है इसलिए टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, या लोगों ने देना बंद कर दिया, टैक्स इविजन बढ़ गया है इसलिए टैक्स कम हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फर्स्ट कैन बी दैट। इन दैट केस तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो नहीं हो रही, हम कह रहे हैं जीडीपी उतनी ही है, बस टैक्स कम हुआ है, तो इन दैट केस ऑप्शन 1 डजंट सीम राइट, स्टेटमेंट 1 डजंट सीम राइट। अनदर कुड बी कि टैक्स एज इट इज है बट जीडीपी बढ़ गई है, राइट, कि जीडीपी बढ़ गई है बट टैक्स रेवेन्यू स्टेबल है, तब भी आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो सकता है, बट दिस क्वेश्चन वुडंट वर्क लाइक दैट। ठीक है, ये जो तरीका है ये तब काम आएगा जब टैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जीडीपी, जब टैक्स कलेक्टेड को फर्क नहीं पड़ रहा है कि जीडीपी कितनी कम या बढ़ रही है, ठीक है, या जब जीडीपी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि टैक्स कितना कम या बढ़ रहा है, when these two are exclusively independent, but that is not the case. Tax is dependent on GDP, tax varies with GDP, pattern दोनों का साथ साथ चेंज होता है। How? This concept is called as you must have read it, tax buoyancy। टैक्स बायंसी क्या कहती है कि चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन जीडीपी ग्रोथ रेट, कितना टैक्स कलेक्शन आपका चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिवाइडेड बाय कितनी जीडीपी आपकी चेंज हो रही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, टैक्स बायंसी, कि लेट्स से 1% जीडीपी चेंज होने की वजह से how much percent of tax is being changed. Usually this number lies between 0 to 1. ठीक है, you would want this number to be more than 1. तो अभी
हाल फिलहाल के सालों में हमारा ये नंबर 1 से थोड़ा ऊपर ही है, 1.2 समथिंग है, ठीक है। बट यूजुअली जनरली जो ट्रेंड रहा है ये 0.8 0.7 इस रेंज में रहता है, ठीक है। कि अगर आपका 1% से जीडीपी बढ़ती है तो आपका टैक्स 0.8% से बढ़ेगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ टैक्स बायनेंसी, राइट। ओके, सो जीडीपी चेंज होने की वजह से टैक्स रेवेन्यू पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इन जनरल क्या देखा जाता है, बिकॉज आपकी जो टैक्स बायनेंसी है इट इज मोस्टली यूजुअली बिलो 1, 0 to 1 के बीच में ही होती है। तो जनरली क्या देखने को मिलेगा, अगर आपकी जीडीपी कम ग्रो हो रही है, ग्रोथ रेट इज लेस, तो आपका टोटल ओवरऑल जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो भी डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग इट? जब भी हमारे कंट्री में या इन एन इकोनॉमी ग्रोथ रेट कम होती है तब आपका टोटल जो टैक्स जनरेटेड है डिवाइडेड बाय टोटल जीडीपी, दैट रेशियो डिक्लाइंस। ऐसा नहीं है कि टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, तो मान लो आपकी जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा टैक्स पिछले साल 10,000 करोड़ था तो इस साल 9,500 करोड़ हो जाएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। वो 10,000 करोड़ से 10,200 करोड़ हो सकता है, पर ओवरऑल जो नंबर आएगा टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल जीडीपी, वो रेशियो कम हो जाएगा। वाई? क्योंकि आपकी जीडीपी जो बढ़ी है उसके रिस्पॉन्स में टैक्स उस लेवल का नहीं बढ़ पाया है, ठीक है। हमारी जो टैक्स बायनेंसी है इट इज यूजुअली बिलो 1 फॉर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज। अब आपकी जीडीपी बढ़ी भी है पर टैक्स उतना नहीं बढ़ा है। अब वही जीडीपी जो रेट है वो कम है, 5% है, 3% है, तो आपका ये जो टोटल रेशो है इट विल बी मच लेसर देन बिफोर। सो फर्स्ट इज द राइट स्टेटमेंट। इट इंडिकेट्स, अगर आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो कम हो रहा है तो इट इंडिकेट्स कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो रही है। फर्स्ट इज द करेक्ट। सेकंड, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात की गई है, यहाँ नहीं बताया गया है कि ये डायरेक्ट टैक्स है या ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हमें नहीं पता है कि ये इनकम, ये टैक्स कहाँ से आ रहा है, राइट। तो इट डजंट टॉक अबाउट कि कहाँ से टैक्स आ रहा है या किसके ऊपर टैक्स का बोझ ज़्यादा है या इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिर्फ इस स्टेटमेंट से हम इसको नहीं बता सकते, इसको हम नहीं कंक्लूड कर सकते, राइट। सो सेकेंड बिकम्स रॉन्ग, योर आंसर बिकम्स ए, 1 ओनली। देखो, वेरी हाई चांसेस कि आप एग्जाम हॉल में ये आंसर गलत करके आओ। इट्स वेरी इजी टू बी कंफ्यूज हियर। वाई? क्योंकि जो हम सिंपल अपनी मैथ्स लेके चलते हैं टैक्स बाय जीडीपी, तो हमें तो यही लगता है कि अगर ये रेशो कम हो रहा है इट मीन्स ईदर जीडीपी इज इंक्रीजिंग एंड टैक्स इज सेम, और टैक्स इज डिक्रीजिंग एंड जीडीपी इज द सेम। तो उस लॉजिक से तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, correct. But if you look at the general trend, if you look at the real economy, you would get to know कि in general जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है या मतलब उसका ग्रोथ का रेट कम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ग्रोथ है, ठीक है, या नेगेटिव ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। जब इकोनॉमी में ग्रोथ रेट कम होता है तो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो भी कम होता है, ठीक है। सो ए बिकम्स द राइट आंसर। I guess it is the second last question. The substitution of steel for wooden plows in agricultural production is an example of labor augmenting, capital augmenting. Okay. Technology can be, हमने 4 factors of production पे first question में ही पढ़े थे, तो वहाँ we had capital as well as वहाँ we had labor. आप जब भी प्रोडक्टिविटी की बात करोगे, एफिशिएंसी की बात करोगे, तो लेबर का भी एक रोल होता है और कैपिटल का भी एक रोल होता है ना। मशीनरी ऐड होने की वजह से भी आपका प्रोडक्शन और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, या फिर आप अपने लेबर को बेटर कर दो, उसको हायर स्किल्स दे दो, उससे भी आपका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, राइट। लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी वो होगी जो आपके लेबर का, आपके वर्कर्स
उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनको अपस्किल कर दो, अगर आप उनकी हेल्थ बेटर कर दो, उनको एजुकेशन दे दो, उनको बेटर न्यूट्रिएंट्स दे दो, दोज बिकम लेबर ऑगमेंटिंग। ठीक है, सिमिलरली यू हैव कैपिटल ऑगमेंटिंग, जहां कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ रही है, कैपिटल की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मशीन्स इंप्रूव कर लो, अपने टूल्स इंप्रूव कर लो, दैट बिकम्स कैपिटल ऑगमेंटिंग। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, वुडन की जगह स्टील का यूज हो रहा है, वुड की जगह स्टील का यूज हो रहा है इन प्लोस। तो इससे लेबर की प्रोडक्टिविटी में तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर रोल किसका आ रहा है, कैपिटल का। वो प्लो, वो टूल, वो हल की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है, अब उसकी वजह से एफिशिएंसी चेंज होगी। तो करेक्ट आंसर इट इज कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। राइट आंसर इज बी। ओके, which of the following brings out the CPI number for industrial workers? I asked you to recall it in that question also, है ना? Right answer is the labor bureau. Very easy answer. And CPI C कौन देता है? NSO. CPI AL कौन देता है? Again labor bureau. ठीक है, with reference to inflation of India, which of the following statements is correct? Controlling inflation in India is the responsibility of the government of India only? Obviously not. हमने एक क्वेश्चन में ये भी देखा कि RBI is the major authority, तो A is not correct. The Reserve Bank of India has no role in controlling inflation. Obviously incorrect. हमने देखा वो तो मेन अथॉरिटी है। हमारा RBI का एक फ्रेमवर्क भी साइन हो रखा है, in which RBI has the duty कि उसको इन्फ्लेशन को 4±2% की रेंज में ही इन्फ्लेशन रखना है। यानी कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 2% से लेकर 6% के बीच ही लाई कर सकता है, ना 2% से कम, ना 6% से ज्यादा। इफ RBI फेल्स टू अचीव दिस नंबर फॉर मोर देन 3 क्वार्टर्स, तो RBI को एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है इन द पार्लियामेंट, इन विच RBI टेल्स कि क्या कारण रहे हैं ये टारगेट अचीव ना कर पाने के और क्या सॉल्यूशंस आगे हमारे होने वाले हैं। राइट, सो RBI इज तो द मेजर अथॉरिटी। ठीक है, ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ RBI है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है बाय देयर फिस्कल पॉलिसीज। कुछ कुछ ऑप्शंस में हमने वो भी देखा कि फिस्कल स्टिमुलस कैसे इन्फ्लेशन को हेल्प करता है ना? टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होता है, कम करने से क्या होता है, गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे तो उससे क्या होता है। करेक्ट, decreased money circulation helps in controlling inflation. Obviously correct, क्योंकि उससे अगर money in circulation is less तो लोगों के हाथ में कम पैसे हैं, लोगों की डिमांड कम होगी, लोगों का कंजम्पशन कम होगा, तो ऑब्वियसली आपका इन्फ्लेशन भी कम होता जाएगा। एंड इंक्रीज मनी इन्फ्लेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग, नो, इट्स द एग्जैक्ट अपोजिट, इट raises inflation, does not control it. आंसर इज सी। तो आज के लिए हमारे पास 16 क्वेश्चंस इन टोटल थे फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। इफ वी हैव टू लुक एट इट अगेन, यहां पर हमने क्या क्या देखा, वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल में डिफरेंस हमने देखा। इसके अलावा हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर रिकॉल किया, हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, विच यू कुड हैव इजीली हैंडल्ड इन द एग्जाम हॉल ऑल्सो इफ यू नो द मीनिंग ऑफ टैंजिबल, इनटैंजिबल। नेक्स्ट हमने देखा रियल सेक्टर वर्सेस फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ हमने कुछ चीजें रिकॉल करी, आपको रिवाइज क्या करना है, मसाला बॉन्ड्स, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट हमने देखा अबाउट इन्फ्लेशन, हु इज द मेन अथॉरिटी, RBI हमने कहा मेन अथॉरिटी है, हमने उसका टारगेट भी देख लिया 4 ± 2% का होता है। ऑल्सो दिस टारगेट इज टू बी रिवाइज्ड। ठीक है, तो 31 मार्च 2026 तक ये टारगेट है, हर 5 साल बाद इसे रिवाइज होना होता है, तो अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स देयर विल बी सम न्यू टारगेट। ओके, नेक्स्ट हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन, sorry, this is demand and supply wala concept, this we looked at, we looked at the substitute goods क्या होते हैं, complementary goods क्या होते हैं, inferior and normal goods क्या होते हैं,
लास्ट हमने देखा डिमांड पुल एंड सप्लाई पुश, कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन. नेक्स्ट इज रिसेशन. Next is about CPI and WPI. Again, recall the components of WPI, recall the components of, revise the components of CPI also. Next, economic development. यहाँ आपको क्या रिवाइज करना है? रियल GNP क्या है, GDP क्या है, GNP और GDP में क्या डिफरेंस है, किस प्राइस के ऊपर ये कैलकुलेट की जाती है, दैट यू हैव टू रिवाइज. Next, we comprehensively talked about what is capital output ratio, what is incremental capital output ratio. तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया हो. Then we talked about opportunity cost, we talked about tax to GDP ratio, we talked about capital and labor augmenting technologies, again a question on CPI, and finally again a question on inflation. तो ये 2015 से लेकर 2025 तक के बीच के आपके कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम द टॉपिक बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी. नेक्स्ट क्लास में हम मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे. आई वुड लाइक फॉर यू ऑल टू रिवाइज दैट टॉपिक बिफोर वी ब्रिंग दैट वीडियो, ताकि आप और हम साथ में मिलकर उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकें. इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी फीडबैक्स, प्लीज पुट देम इन द कमेंट बॉक्स. अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज पुट दैट ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स. आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ऑल्सो गिव मी द फीडबैक. आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. पढ़ते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू, बाय बाय.